नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। दोस्तों, ये वीडियो हम बासल नॉर्म्स में बना रहे हैं, जिसके एमसीक्यूज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। जो हमारे मित्र जीआईबी मई 2021 में एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके एग्जाम में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। जो भी दोस्त हमारे मई 2021 के जीआईबी के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनको एग्जाम क्रैक करने में, अच्छे मार्क्स लाने में ये वीडियो मदद करेगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नवंबर 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर 2020 में जो जीआईबी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पीपीबी का जो पेपर था हमारा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन बेसल नॉर्म्स में पूछे गए थे। इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन पे जो बेसल कमेटी बनी, वो किसने बनाई? गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ग्रुप 10 कंट्रीज यानी G10 कंट्रीज, गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए और गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए, गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए एंड गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखिए, G10 के जो कंट्रीज थे, ग्रुप 10 के जो कंट्रीज थे, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने ये जो है कमेटी बनाई, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। आप जानते हैं सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, जैसे हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाइना में कौन सा बैंक लगता है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। यूएस में लगता है हमारा फेडरल रिजर्व। तो ये जो सेंट्रल बैंक है हर एक कंट्री के, उनके गवर्नर्स ने मिलके एक ग्रुप 10 का G10 ग्रुप बनाया और इन G10 ग्रुप के मेंबर्स ने, गवर्नर्स ने बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बनाई। ठीक है ना? तो आंसर आ गया आपका, इसका आंसर क्या आ गया? गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। 10 जो G10 ग्रुप के कंट्रीज थे, उनके गवर्नर्स ने मिलकर BCBS का निर्माण किया, ने बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन को कॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियली व्हेन डिड G10 कंट्रीज फॉर्म द बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS कब बनाई? अब देखिए, यहाँ आंसर्स दे रखे 1974, 75, 88 और 96। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1974 में क्या हुआ। 1974 में एक जर्मनी का बैंक था जिसका नाम था हस्टेड बैंक, HERSTATT। ये हस्टेड बैंक जर्मनी का 1974 में फेल हो गया। अब फेल हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ? काफ़ी सारे बैंकों को इसकी वजह से नुकसान हुआ। और जब कोई बैंक फेल होता है तो पब्लिक का भी जो ट्रस्ट है बैंकों पे, वो ख़त्म होता है। तो हुआ क्या कि जो G10 कंट्रीज़ थे, ग्रुप 10 के जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने तय किया कि हम ऐसा करते हैं कि दुनिया के सारे बैंकों के लिए कॉमन स्टैंडर्ड, कॉमन नॉर्म्स बनाते हैं। और इन नॉर्म्स को नाम दिया गया, ये कमेटी बनाई गई पहले तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और जो नॉर्म्स बनाए उनको बेसल नॉर्म्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए बेसल जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ये बेसल सिटी है स्विट्जरलैंड में। चूँकि ये मीटिंग जो हुई थी बेसल कमेटी की, वो बेसल में हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी, इसलिए नॉर्म्स को बेसल नॉर्म्स कहा गया और जो कमेटी बनी उसको BCBS कहा गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? 1974 इसका आंसर आ गया। जो G10 ग्रुप बना था वो स्टेट बैंक के फेल होने के बाद बना और ये 1974 में बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। जो भी लोग मई में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के आखिर में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बीच में नहीं छोड़ें, इसको पूरा देखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। BCBS स्टैंड फॉर, BCBS का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ दिया है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी ठीक लगता है। बेसल कमेटी ऑफ बोर्ड स्टैंडर्ड, ये भी ठीक लगता है। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये भी ठीक लगता है। और बेसल कमेटी ऑन बोर्ड सुपरविजन, इस तरह के जब ऑप्शंस होते हैं तो हम अक्सर कर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको BCBS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। मैंने आपको बताया बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसके नाम पे ये पूरा फॉर्म हुआ है। बेसल नॉर्म्स बने हैं और कमेटी भी जो बनी है वो बेसल कमेटी कहलाई है। ओके,
अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहता है। रिस्क वेटेड एसेट, RWA स्टैंड्स फॉर, मैंने जवाब ही दे दिया, RWA स्टैंड फॉर। RWA की फुल फॉर्म क्या है? रिस्क वेटेड अकाउंट, रिस्क वेलफेयर असेसमेंट, रिस्क वेलफेयर एसेट और रिस्क वेटेड एसेट। देखिए क्वेश्चन को समझिए, RW यानी रिस्क वेटेड एसेट। पहले तो आंसर इसका देख लीजिए, रिस्क वेटेड एसेट। इसका मतलब क्या होता है? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये हमारी एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है। एसेट का मतलब बैंकों में क्या होता है? एसेट का मतलब होता है बैंक जितना भी लोन देती है वो बैंकों की एसेट है, और बैंक जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो बैंक की लाइबिलिटी है। तो जितना भी लोन बैंक ने दिया, समझिए बैंक हाउसिंग लोन भी देती है, बैंक पर्सनल लोन भी देती है, बैंक क्रेडिट कार्ड के लोन भी देती है। हर एक लोन पे जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में RBI है, उन्होंने रिस्क वेट असाइन किया हुआ है। उस रिस्क वेट के हिसाब से हमको एक सर्टेन परसेंटेज कैपिटल की फॉर्म में रखना होता है कोई भी लोन देने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है RWA का फुल फॉर्म क्या है? RWA का फुल फॉर्म है रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आंसर हो गया आपका RWA का रिस्क वेटेड एसेट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। बेसल कमेटी रिकमेंडेड मिनिमम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। बेसल कमेटी ने कितनी कैपिटल मिनिमम, जो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, रिस्क एसेट के कंपैरिजन में कितनी कैपिटल की हिमायत की, इन्होंने कितनी कैपिटल बैंकों को रखना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बेसल कमेटी है उसने कैपिटल रिकमेंड की 8%। रिस्क वेटेड एसेट के कंपैरिजन में 8% कैपिटल बैंकों के पास होना चाहिए। परंतु भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि इंडिया में हम थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, हम सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमने और कंजर्वेटिव अप्रोच रखी। इन्होंने 8% बोला, हमारे गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं 8% नहीं, आपको 9% रखना होगा। तो बासल कमेटी ने जो रिकमेंड किया, अगर क्वेश्चन आपको BCBS से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि इन्होंने कितना रिकमेंड किया कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, 8% है, और इंडिया की बात चले तो आंसर आएगा आपका 9%, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 8%, और यही क्वेश्चन अगर RBI के संदर्भ में पूछा जाए तो आंसर आएगा आपका 9%। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। RBI स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 रिकमेंडेशंस इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। देखिए इससे पहले आप समझिए बेसल 1 की रिकमेंडेशन कब शुरू हुई, बेसल 2 कब शुरू हुआ, और फिर बात करेंगे हम बेसल 3 की, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बेसल 3 की जो रिकमेंडेशंस आई वो आई 1988 में, परंतु इंडिया में इंप्लीमेंट हुई है 1999 में। ऐसे ही बेसल 2 आया 2004 में, और इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ ये 2009 में। ऐसे ही बेसल 3 जो है वो आया 2010 में। 2010 में बेसल 3 आया, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू हो गया 1/4/2013 से, और ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2015 में। फुली जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो 2015 से शुरू हुआ। बेसिकली शेड्यूल तो हुआ इसको, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका शेड्यूल हुआ 1 अप्रैल 2013 से, परंतु इम्प्लीमेंटेशन हुआ 31 मार्च 2015 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पूछा है स्टार्टेड कब हुआ, 2013 ही दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/4/2013। ओके, तो आंसर आ गया आपका 1/4/2013। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा। एज पर बेसल 3 इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, कॉमन इक्विटी टीयर 1 यानी CET1, कॉमन इक्विटी टीयर 1 का फुल फॉर्म जब शॉर्ट फॉर्म देखेंगे CET1, कैपिटल मस्ट बी दिस % ऑफ रिस्क वेटेड एसेट ऑन ऑनगोइंग बेसिस। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हमारी बैंकों की वो है 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। इसमें से टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए 7%, और टीयर 2 कैपिटल होना चाहिए 2%, तो हो गया टोटल 9%। अब जो ये 7% है इसमें भी दो हैं। पहली है कॉमन इक्विटी टीयर 1, वो होना चाहिए 5.5% CET1 जिसे कहते हैं हम, और दूसरा है एडिशनल टीयर 1 जिसे AT1 कहते हैं, ये होना चाहिए आपका 1.5%। तो दोनों मिला के आपका 7% हो जाएगा। यहाँ पूछा है CET1 कितना होना चाहिए, तो CET1 आपका कितना होना चाहिए 5.5%, तो आंसर आ जाएगा आपका 5.5%। इसके अलावा कैपिटल कंजर्वेटिव बफर भी मेंटेन करना होता है 2.5% का, तो 9 + 2.5 कितना हो गया आपका 11.5%। ये क्वेश्चन हैं जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया आपका 5.5%। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कंप्लीट वीडियो हमने हमारी वीडियो लाइब्रेरी के लॉगिन सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है।
आप वहाँ जाके जितने भी 30-40 क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एज पर बेसल 3 इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया मिनिमम Tier 1 कैपिटल मस्ट बी दिस % ऑफ रिस्क वेटेड एसेट ऑन ऑन गोइंग बेसिस। मैंने अभी आपको बताया है Tier 1 हमारे पास होनी चाहिए 7%, Tier 2 होनी चाहिए हमारे पास 2% बैंकों के पास, हमारे पास मतलब बैंकों के पास, और टोटल एसेट जो कैपिटल होनी चाहिए 9% होनी चाहिए। और बफर का जहाँ तक सवाल आएगा कैपिटल कंजर्वेटिव बफर का, वो है 2.5%। तो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई 11.5%। अब क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है, Tier 1 पूछा है तो आंसर आ जाएगा आपका 7%। तो आंसर आ गया आपका बी 7%। क्लियर है फ्रेंड्स? आंसर आ गया आपका 7%। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एज पर बेसल 3 इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया within the minimum Tier 1 capital the additional Tier 1 capital should be। अभी मैंने आपको बताया है जो 7% की Tier 1 है हमारी, उसमें से 5.5% तो है हमारी कॉमन इक्विटी Tier 1 CET1 जिसे कहते हैं, और 1.5% है हमारी कितनी, ये है हमारी एडिशनल Tier 1। यहाँ पूछा एडिशनल Tier 1 के बारे में तो आंसर आ जाएगा मिनिमम, आपका आंसर आएगा मैक्सिमम 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड। देखिए मिनिमम मैक्सिमम में भी कंफ्यूज नहीं, मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं। आप रखते हैं तो अच्छी बात है, परंतु मैक्सिमम 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट बैंकों को मेंटेन करना है। तो आंसर क्या आ गया आपका 4, मैक्सिमम 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर बेसल 3 इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया विद इन टोटल कैपिटल ऑफ 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट द Tier 2 कैपिटल शुड बी। अभी हमने बात की है Tier 1 होना चाहिए आपके पास 7% और Tier 2 होना चाहिए आपके पास 2%, यानी टोटल रिक्वायरमेंट है बैंकों की 9% और 2.5% का हमारा बफर होना चाहिए। तो टोटल रिक्वायरमेंट हो गई हमारी 11.5%। यहाँ पूछा है हमसे Tier 2 के बारे में, तो Tier 2 हमारी कितनी है 2%। तो आंसर आ जाएगा आपका मैक्सिमम इक्वल टू 2%, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम इक्वल टू 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। ओके, तो आंसर आ गया आपका मैक्सिमम इक्वल टू 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारी कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज वीडियो हैं, पूरे चैप्टर्स कवर करते हैं मैकमिलन की बुक के हिसाब से, इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसा वीडियो आप देख रहे हैं वैसे ही वीडियो बनाए हुए हैं। 500 प्लस क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आपको ई बुक मिल जाएगी इसी में, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आपको सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्बो पैक में आपको तीनों पेपर्स मिल जाएंगे। देखिए जो हमने MCQ का कंप्लीट वीडियो बनाया है, यहाँ आप देख रहे हैं MCQ ऑन बासल नॉर्म्स, यहाँ कंप्लीट वीडियो आपको लॉगिन सेक्शन में मिल जाएगा। ये बासल नॉर्म्स पे हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और MCQ का वीडियो भी हमने अभी अपलोड किया है। इस पर आप लॉगिन सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पे MCQ चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम MCQs तैयार करें और आपको प्रोवाइड करें। हमारी वेबसाइट का एड्रेस हमने दिया हुआ है https motivationalbanker.com। ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। अगर आपको वीडियो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, अब आपको जो ज़रूरी सूचना, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी दोस्तों, जो हमारे मित्र मई 2021 के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, जो हमारे मित्र मई 2021 के GIB एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये 24 फरवरी से 28 फरवरी तक ओपन रहेगा नॉर्मल फीस के साथ में, और अगर आप पेनल्टी देके पे करना चाहते हैं तो ये 31 मार्च तक भी खुला रहेगा। ठीक है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 24 या 25 फरवरी को आप रजिस्ट्रेशन करा दें, जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो पे कर दें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की साइट के पर जाकर iibf.org.in पर जाकर आप ये फ़ी पे कर दें, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आप मई 2021 के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। जब आप ये कंफर्म हो जाएगा आपको, आपकी तैयारी शुरू कर दें। तैयारी जो लोग पहले से शुरू कर दी है, जो ऑलरेडी कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो अपनी तैयारी को और तेज़ कर दें, ताकि
जब हम मई में 2 मई से जब हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा उस समय हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। मोटिवेशनल बैंकर की पूरी टीम आपके साथ है। हम समय समय पर आपके लिए इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर स्पेयरिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको समय समय पर उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि आप किस टॉपिक पर अगले MCQ चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।